84 मिलियन प्लस 30 मिलियन, टोटल हो गए कितने, बताना ज़रा, टोटल कितने हो गए? 114 मिलियन। फिर इसका 90% करें। हाँ जी, क्या आता है? 102.6। इसको 6% करना है, कितने परसेंट? 5%। ठीक है, जो अमाउंट आती है। अच्छा, इसमें से 30 मिलियन माइनस भी करना है पर एनम। 31 मिलियन, ये लो, ये बनेगा। वो जो 31 मिलियन है वो आज की टर्म्स पे नहीं दिया हुआ, वो फ्यूचर के लिए दिया हुआ है। 31 मिलियन पर एनम, तो उस पर इन्फ्लेशन ना लगा देना, उस पर इन्फ्लेशन ना लगा देना, मेरे हिसाब से इस पर नहीं लगना, क्योंकि ये फ्यूचर की सेविंग पर एनम बताई हुई है। जी, उसने देखे ना, फ्यूचर की दी हुई है, एक्विजिशन के बाद आपको पर एनम 31 मिलियन सेव होना है। ये कहाँ लिखा हुआ है? करंट प्राइस टर्म्स, टुडे प्राइस टर्म्स। बाकी हो सकता है मैं भी गलत हूँ, चलो देख लेंगे, पहले अभी फिलहाल ये करते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं फिर। हाँ, वो असल में इसको ऐसे कर लेते हैं ना, ये देखें, आपकी क्या थी? 84 मिलियन में से डेप्रिसिएशन अलहदा कर लें और बाकी अदर अलहदा कर लें, कितने आते हैं जनाब? अभी नहीं ना, अभी 31 वाला नहीं है, 84 मिलियन और क्या आता है ये? हाँ, माइनस कर दो ना इसका, 73.6, 75। अच्छा, 84 के बाद 30। अब ये तो सेम रहनी है, ये क्या रहनी है? इसने भी सेम रहना है अगर ग्रोथ इन ना की जाए। हाँ, इसके बारे में वो कहता है केएल की जो है ना वो 31 मिलियन कम होगी, लेकिन मसला ये है कि वो मर्जर एक्विजिशन के बाद है, तो वो ये वाली रकम तो नहीं है, इंक्रीज होने के बाद जो भी आएगी उसमें से कम करेंगे, मेरी ये है। बाकी आप अगर इसको कम करने के बाद बाकी अमाउंट बढ़ा देते हैं, वो तरीका भी चल सकता है, लेकिन अभी चेक करते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, वो सारा बढ़ा के कम करके वो करना चाहिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरी रीडिंग है, ओहो, वो यही कहती है, वो उसने क्योंकि करंट प्राइसेस पे नहीं कहा हुआ, तो ये फ्यूचर का 31 मिलियन ऐसे ही रहना है सेविंग हर साल की। बाकी हमारे पास आंसर है, चलो देख ही लेते हैं, मेरे पास आंसर है। उसने क्या किया हुआ है? उसने, मेरा ख्याल है, कम करके ग्रो किया हुआ है, शायद मुझे ये लगता है, हाँ, उसने कम करके ग्रो किया हुआ है, आई कैप ने कम करके ग्रो किया हुआ है, मुझे यही लगता है। हाँ, तो उसने क्या किया, ज़रा चेक कीजिएगा, 75.6 में से 31 माइनस करो तो क्या बचता है? और ये कितना था? 27। अब इसको ग्रो करो 5%, तो क्या आता है? 75.18। हाँ जी, आई कैप ने माइनस करके फिर ग्रो किया हुआ है। मैं वैसे उसको फ्यूचर का एज्यूम करके मैंने तो नहीं किया, बाकी अब आप अगर करना चाहते हैं वो ठीक है, मैंने कहा दोनों, क्योंकि यहाँ थोड़ा डाउट है ना, तो कम करके इंक्रीज करें या इंक्रीज करके कम करें, ये दोनों तरीके चल सकते हैं। जो यहाँ इंक्रीज करके कम किया है, यानी मैंने 114 को 0.9 किया, उसके बाद 1.05 into 1 किया, उसके बाद माइनस 31, वही किया ना जो मैंने भी किया है, क्योंकि वो 31 मिलियन पर एनम, वो तो फिर 31 से ज़्यादा की अमाउंट बन जाएगी, मैंने भी यही किया है, बाकी मेरा आंसर उससे मैच नहीं करेगा। हाँ जी, नहीं, वो मामू नहीं, वो ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें उसने क्लैरिफाई नहीं ना किया करंट प्राइस टर्म्स या कुछ नहीं किया। ये अब आपकी एजम्पशन है कि आप इसको एग्जिस्टिंग में से काउंट कर रहे हैं या फ्यूचर वाले में से काउंट कर रहे हैं। ये देखिए ना, ये किस तरह पॉसिबल है कि एक सेविंग है जिसकी फिक्स अमाउंट बता दी है, अब आप उस सेविंग को भी, यानी कि फिर तो ये इन्फ्लेशन से तो फिक्स अमाउंट बढ़ सकती है ना। क्वेश्चन में उसने पॉइंट ही अलग बनाया, कोई उसके आगे कुछ नहीं बताया जी। चले हम ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा फर्क आएगा हमारा आंसर का,
तो बाकी अगर आप आई गैप का आंसर मैच करना चाहते हैं फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 102.6 है इसमें से 31 लेस करके फिर इन्फ्लेट कर लो, ठीक है? की कहते हो वो, हाँ नहीं 31.6 को नहीं, 71.6 को डायरेक्ट इन्फ्लेट करते जाओ, वो आ जाएगा, ठीक है? अभी फिलहाल हम आंसर टैली करने के लिए आई कैप को अहमियत दे देते हैं, बाकी मजबूरी में कर रहे हैं, बाकी एतराज हमारा जस्टिफाइबल है। 31 मिलियन वाला अभी हमारे पास तो जवाब मौजूद है ना, कोई नहीं, वैसे जाके देखते हैं अवाम ने, ये मेजोरिटी ने अगर गलती इसको माना ना आई कैब ने, तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग में गलती कंसिडर होगी, लेकिन वैसे मुझे अभी भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन चलो मजबूरी जिंदाबाद। हाँ जी, क्या आता है 102, हाँ 71.6 इंटू 1.05 रेस पार 1 2 3 एंड सो ऑन, लेकिन ये तो हमने माइनस करना है, ये दिस वन, अच्छा जी, बाकी वहां तो हमारे पास आंसर नहीं होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या आती है? कॉस्ट ऑफ सेल में हमारी डेप्रिसिएशन थी 494 मिलियन का, 494 मिलियन का 25%, और इसके अंदर जो था 114 मिलियन का 10%, ये डेप्रिसिएशन थी, और उसने कहा था ये चेंज नहीं होगी, तो ठीक है 494 का, हाँ जी, और 25 और 110 मिलियन नहीं 114 मिलियन का 10%, ये आती है 134.9, यहाँ माइनस होगी, नीचे जाके ऐड बैक हो जाएगी। अच्छा जी, टैक्स पीबीआईटी क्या आती है? पीबीआईटी निकालें इदारे की, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्यों नहीं किया? हालांकि इंटरेस्ट तो हम करते थे अकाउंटिंग में, हम फ्री कैश फ्लोज टू फर्म निकाल रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट कंसिडर नहीं किया जाता। अगर हम फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी वाले तरीके से करते तो वो के ही होती तो करते, वैक के केस में नहीं करना। ले जी, ये आ गया। नेक्स्ट, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स क्या आ जाते हैं? हाँ जी, यहाँ से भी हमारा शायद आंसर आई कैप से डिफर कर जाए, क्योंकि आई कैप कई दफ़ा ज़ीरो वाला कॉलम बना के ना उसको यहाँ लिख देता है, तो मैं वो जो इमीडिएट पेमेंट्स हैं वो नीचे ही रखता हूँ। अब वर्किंग कैपिटल के मुतालिक क्या है? वर्किंग कैपिटल की वर्किंग करनी पड़ेगी, किस में से, किस में से? टैक्स नहीं किया, हाँ तो टैक्स तो निकाले नहीं, सॉरी, तो 100 इसका, कोई नहीं, ठीक है, ये लें जी, टैक्स हो गया। चलो जी, आज ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ चुके हैं, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज की वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग 1 है 2 है, कौन सी? अच्छा ये पहले ही वर्किंग 1 चल रही है, तो वर्किंग 1 के अंदर 1.1, वर्किंग के अंदर वर्किंग कर रहे हैं तो उसको फिर नंबरिंग इस तरह दे देंगे, वर्किंग 1.1। अब उसने कहा था रेवेन्यू के साथ चेंज होगा वर्किंग कैपिटल, किसके साथ चेंज होगा? रेवेन्यू के साथ चेंज होगा, तो आज जरा लिखो जी, रेवेन्यू क्या था मर्ज एंटिटी का, मर्ज एंटिटी का रेवेन्यू क्या था और वर्किंग कैपिटल क्या था? तो करंट ईयर वर्किंग नंबर 1 करें या 1.1 करें? हाँ जी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, हाँ जी, करंट ईयर या रिसेंट ईयर, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, और ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि एंड हो रहा हो, ये तो चलता हुआ बिजनेस है, इसमें ज़ीरो नहीं होगा आखिरी साल में वर्किंग कैपिटल। हाँ जी, मर्ज एंटिटी का रेवेन्यू क्या था? रेवेन्यू ऑफ मर्ज एंटिटी, हाँ जी, मर्ज एंटिटी का रेवेन्यू जो था पुराना वाला 564 जमा 177, करंट 741, अगले सालों के हमने ऊपर निकाले हुए हैं ये वाले,
अच्छा जी, अब इधर वर्किंग कैपिटल क्या था? वर्किंग कैपिटल क्या था? वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट ऑफ द मर्ज एंटिटी माइनस करंट लाइबिलिटीज ऑफ द मर्ज एंटिटी। तो ये वर्किंग कैपिटल आ जाएगा बॉक्स में, ये मैं बॉक्स में निकाल रहा हूं इस तरह। बताओ भी करंट एसेट्स क्या थे मर्ज एंटिटी के? करंट एसेट्स क्या थे मर्ज एंटिटी के? 463 जमा 198। और करंट लाइबिलिटी क्या थी उसकी? 188 और 134। लें जी, ये वर्किंग कैपिटल था 339 मर्ज एंटिटी का, ये वर्किंग कैपिटल है। पता लग गया? अगले साल का वर्किंग कैपिटल अब कैसे निकालेंगे? मैं ये बॉक्स में नहीं निकाल रहा, मैं डायरेक्ट यही निकालता हूँ 339। अगर 339 का वर्किंग कैपिटल था 741 के ऊपर बेस करके, तो नए रेवेन्यू की बेस पे कितना आएगा? जितना रेवेन्यू में इजाफा है उतना इसमें इजाफा होगा। ठीक है, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ 339 डिवाइडेड बाय पुरानी सेल ज़रब नई सेल, बस जिंदा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ये प्रपोर्शन खुद ही निकलेगा, परसेंटेज एक एक निकालेंगे, कहाँ करेंगे इसको? अब आगे इसको ड्रैग कर लें, ये लें। मैंने तो एक एक करके किया, टाइम ज़ाया किया आपने। अक्लमंदी यही थी कि आप क्या करें, पुराना वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय पुरानी सेल ज़रब नई सेल, एक दफ़ा ये कर लो और आगे उसको ड्रैग कर लो। ठीक है, चेक कर लो, सारी यही अमाउंट्स आई हैं आपकी। अमाउंट्स तो यही आएंगी क्योंकि हर दफ़ा 6% ग्रोथ, हाँ रेवेन्यू क्योंकि 6% ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू क्योंकि 6% ग्रो कर रहा था तो बाय डिफॉल्ट 6% ही ग्रोथ आनी है इसमें। रेवेन्यू 6% कर रहा था ना, तो इनडायरेक्टली 6% ही आनी है पर एनम। और शॉर्टकट तरीका है ये, बल्कि ज़्यादा अक्लमंदी है। आप क्या कहेंगे? रेवेन्यू इज ग्रोइंग एट 6% पर एनम, इट मीन्स वर्किंग कैपिटल विल आल्सो ग्रो एट 6% पर एनम। फिर तो ये बिल्कुल एनपीवी की तरह सोल्यूशन बन जाएगा, 6% ग्रो कर लो पर एनम। मैंने वैसे ऐसे किया है, ये चेक कर लो कैसे किया है। हो सकता है कि आपका मेथड फ़र्क हो, रकमें फ़र्क सेम आएंगी लेकिन मेथड डिफरेंट होगा, अपना अपना तरीका है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्योंकि रेवेन्यू 6% ग्रो कर रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है हम ये करें, हम डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल को भी 6% ग्रो करते जाते हैं। ये अभी वर्किंग कैपिटल आया और मुझे चाहिए होती है चेंजेस। हाँ जी, तो चेंजेस क्या आएंगी? वर्किंग कैपिटल की इंक्रीज आएगी या डिक्रीज आएगी? तो वर्किंग कैपिटल की चेंजेस क्या आएंगी? तो मैंने कहा था पुरानी रकम माइनस नई रकम कर लो तो आपको चेंज पता चल जाएगी। इंक्रीज है तो आउटफ्लो, डिक्रीज है तो इनफ्लो। मेरा ख्याल है सारे सालों में इंक्रीज ही है। ये देख लें जी, ये आई है इंक्रीज मेरे पास 20.34, 21.56 और 22.85। रेवेन्यू की मदद से। अगर आप में से कोई बच्चा ये प्रेजेंट करना चाहता है तो वो समझदार है, वो समझदार स्टूडेंट है। अगर आप इस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं कि वर्किंग कैपिटल ऑफ मर्ज एंटिटी पहले एक दफ़ा निकाल लें, ठीक है, और उसमें 6% ग्रोथ है। 6% ग्रोथ क्यों ली है पर एनम? क्योंकि रेवेन्यू में ग्रोथ 6% थी। तो वर्किंग कैपिटल जैसे ये निकाला था 339, इसको 6% ग्रो करी जाए इंटू 1.06। 20 वो भी आ जाएगा जी। अब इसके बाद क्या करें? वर्किंग कैपिटल की इंक्रीज या डिक्रीज चेंजेस। तो पुरानी फिगर माइनस नई फिगर, इंक्रीज है तो आउटफ्लो आ जाएगा, डिक्रीज है तो इनफ्लो। तो ये जनाब दोनों आंसर ठीक सेम वही आ जाएंगे। तो ये ऊपर शिफ्ट कर दें जनाब जाके वर्किंग कैपिटल। बहुत से तरीके हैं प्रेजेंट करने के, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करें जो आपको आसान लगे। लो जी, फ्री कैश फ्लोस टू फॉर्म आ गया।
कितना आया जी फ्री कैश फ्लोज टू फर्म? मेरा ख्याल है 242.42, 255.06 और 268.49। चेक करें। इसके बाद टर्मिनल वैल्यू निकालनी है। टर्मिनल वैल्यू कैसे आती है जी? फ्री कैश फ्लो फॉर्म फॉर ईयर 4 डिवाइडेड बाय वैक माइनस जी। ये करना है तो हम इसको अब फिगर्स में सॉल्व करते हैं। फिगर्स में ये कैसे सॉल्व होगा? तीसरे साल का जो फ्री कैश फ्लोज है, तो रकमों में लिख लेते हैं, बेहतर है। हाँ जी, तीसरे साल का फ्री कैश फ्लोज था 268.49 और ग्रोथ उसने कहा था तीसरे साल के बाद चौथे साल से ऑनवर्ड 3% पर एनम है। तो 268.49 इंटू 1 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय वह क्या 18%। लें जी, टर्मिनल वैल्यू हमारे पास क्या आती है ये देखें जी। दिस ये है जनाब, यही आता है बेटा, आपका गलत। चेक करो 1536 कैसे आ गया? 268.49 को 3% ग्रो करो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.15 करो, सिंपल। ब्रैकेटें गलत लगाते हैं तो काम खराब हो जाता है। चलो टोटल करो अब। जब भी ब्रैकेट गलत लगाओगे काम खराब होगा। तो यही तो एक्सेल पे प्रैक्टिस है, सही जगह पे सही ब्रैकेट लगानी है। जहां एक्सेल आपको टाइम बचा रहा है वहां आपको गलतियां भी कराएगा। 18% पे अब डिस्काउंट करना है जी, 18% पे, तो 1.18 रेस पर माइनस दिस वन। अच्छा जी, अब ये टोटल कर लें इसका। इसमें वन ऑफ इमीडिएट पेमेंट माइनस करनी है, वन ऑफ इमीडिएट पेमेंट माइनस करनी है, ठीक है, जो भी। और डेट्स की मार्केट वैल्यू क्या है? इस एंटिटी के जो डेट्स हैं, क्योंकि इसके लोन्स हैं, डिबेंचर नहीं है, तो लोन की मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट वैल्यू होती है, दोनों जमा कर लें। 165 मिलियन और 148 मिलियन को जमा कर लें। 165 मिलियन जमा 148 मिलियन, मर्ज एंटिटी के डेट्स आ जाएंगे। हाँ, अगर ये डिबेंचर वगैरह होते तो फिर मुझे इनकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती प्रेजेंट वैल्यू के तरीके से शायद। यहाँ इनकी मार्केट वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये लोन्स हैं, बैंक लोन मींस। चलें जी, अच्छा जी। अब उसने कितनी वन ऑफ पेमेंट का है? कितनी है? 20 मिलियन। कितने मिलियन है? और टैक्स कितना है? लो जी, आ जाओ। मैंने आपको बताया था, सुन ले गौर से, मैंने आपको बताया था 0, 1, 2 एंड सो जो भी है। मैंने कहा था अगर कोई भी पेमेंट आप 0 पे करेंगे और उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन आपने लेनी है, तो मैं 1 पे टैक्स 0 पे नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ये ज्यूम करता हूँ 0 इज द स्टार्ट ऑफ ईयर या टैक्स ईयर। रिटर्न क्योंकि इधर जानी है तो इसकी टैक्स इम्प्लीकेशन आपको यहाँ लेनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है? 20 मिलियन तो 0 में आएगा, लेकिन इसकी टैक्स इम्प्लीकेशन 1 में आके और इसकी पीवी लेनी पड़ेगी आपको, ताकि इसको 0 पे काउंट कर सकें। हाँ जी, वैक पे ही लेंगे। तो इसका मतलब है क्या होगा, यहाँ पे अब ये जो वन ऑफ पेमेंट है, वन ऑफ पेमेंट 20 मिलियन
हाँ जी 20 मिलियन, इसके ऊपर टैक्स कितना है जी? हाँ जी 20 मिलियन इंटू 30% इंटू 1.18 रेस पर -1, 1 साल की डिस्काउंटिंग। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी, हजम हो रही होगी। मैंने ये बताया था कि मैं ज़ीरो वाली डेट पर टैक्स की इम्प्लीकेशन नहीं लेता। आई कैप ने भी नहीं ली, इस सवाल में भी आई कैप ने भी ज़ीरो पे लिखा है 20 मिलियन को, लेकिन टैक्स इम्प्लीकेशन 1 में ली है। तो आ जाए जनाब, क्या होगा ये 20 मिलियन 20 मिलियन और 20 मिलियन पे 30% 1.08 और 1.18 रेस पर -1। लो जी, हाँ क्या कहते हैं, ये आता है। ठीक है, यही आता है आंसर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर मर्ज एंटिटी, शिफ्ट करें जी इसको ऊपर 1346 मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर मर्ज एंटिटी, और इसमें से प्री मर्जर मार्केट वैल्यू एडजस्ट करें तो आपको टारगेट कंपनी को तकरीबन 567.18 मिलियन पे करना चाहिए। 567.18 मिलियन आपको पे करना चाहिए। मैक्सिमम आप कर सकते, करना नहीं, करना तो कम ही होगा। 567, लो जी ठीक है, हमारा भी जवाब इतना ही, उनका भी यही है 567.69। बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता ही है, कोई नहीं, इतना तो आना कोई इतना इशू नहीं है। 567 उनका है 567.69, बस ठीक है, थोड़ा बहुत हाँ फ़र्क हो सकता है। उन्होंने शायद यहाँ आके 0.847 लिया और मैंने डायरेक्ट ही लिया रेस पावर करके, थोड़ा बहुत फ़र्क चलेगा, कोई नहीं। हाँ जी समझ आ गई है। सवाल में मसाइल थे लेकिन ज़्यादा नहीं थे, इतना को मसला नहीं था। एक हमारी अगर हम ना देखते आंसर और हम उसको गलती काउंट कर लें तो वो एक 31 मिलियन का फ़र्क आना था हमारा, बाकी सवाल में कोई मसला नहीं है। दूसरा फ़र्क ये है कि आई कैप ने ज़ीरो वाला कॉलम बनाया है और उसमें 20 मिलियन लिखा है। मैं नीचे जाके वन ऑफ तमाम पेमेंट्स और रिसीट्स को नीचे लिखता हूँ लहदा से, ज़ीरो वाले कॉलम बना लें तब भी ठीक है। वो एंटीसिपेटेड से डिसीजन मेकिंग होती है यार। बस हाँ ठीक है, आप एज्यूम करें कि ये 31 मिलियन जो है ये करंट प्राइसेस पर है और फ्यूचर में ये इन्फ्लेट, अगर पे करना होता तो इन्फ्लेटेड पे करना था, तो बचा भी इन्फ्लेटेड ही है। चले, एक बहुत है, नहीं 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 यार ऐसे ना करो, एक बहुत का क्या मतलब, अभी तो टाइम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। क्या कहते हो, वो बी पार्ट भी करना है इसका भी, चलो रेशियोज निकालो, ठीक है बी पार्ट कर लो फिर छोटी। अच्छा जी, इनको मैंने करने के लिए दी हुई थी ये इसी क्वेश्चन का पार्ट भी, ये जवान खप रहे थे, मैंने नहीं कुछ कराया, थोड़ा ये खपना ही था क्योंकि मैंने तो आज तक रेशियोज कराई नहीं। तो क्वेश्चन में गियरिंग रेशियो मांगी गई है, क्या मांगी गई है, इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी इनटू 100। अब आपके पास दो तरीके होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी, ठीक है, दो तरीके, एक ये भी होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय खाली इक्विटी।
मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, हम वैसे जो वैक में यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ कर रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी, इससे वेट निकलता है। मैं भी वैसे इसका हामी हूँ ज़्यादातर, मैं भी यहाँ पे भी कहूँगा कि यही वाला इस्तेमाल करें, गियरिंग रेशो का। ये मैं कम इस्तेमाल करता हूँ नीचे वाला, जब तक कि वो खुद ना कह दे अदरवाइज। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। अच्छा, आ जाते हैं अब उसने इम्पैक्ट पूछा है। जब भी इम्पैक्ट पूछेगा तो आपने पहले प्री मर्जर से पहले वाली रकमें निकालनी है और फिर पोस्ट मर्जर के बाद वाली। इम्पैक्ट का मतलब होता है चेंज जो बताएगी है वो लेके। ये कैलकुलेशन हम करेंगे अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा, अभी टाइम भी कम है। दूसरी बात है मैं इस पर टाइम अभी लगाना नहीं चाह रहा, थोड़ा सा आप खुद जाके भी देखेंगे। उसके बाद ईपीएस पूछी है तो वो तो सिंपल है, पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये फॉर्मूला लगाना है और 3 दफ़ा लगाना है। एग्जिस्टिंग सिनेरियो में मर्जर के बाद 2 सिनेरियो बनेंगे, या कंपनी शेयर से पैसे ले ले या कंपनी डेट से पैसा ले ले। तीसरा कंट्रोल वाला पॉइंट अभी नहीं करवाया, कंट्रोल वाली रेशो आपने छोड़ देनी है। कंट्रोल का तायुन नंबर ऑफ शेयर्स से होता है कि मर्जर से पहले कितने शेयर्स थे, मर्जर के बाद शेयर्स कितने हैं, कितने केएल के पास हैं और कितने नए एसएल को दिए हैं, एसएल वालों शेयर होल्डर को। तो एक्चुअली इसका ताल्लुक शेयर्स के साथ है, कंट्रोल का वो अभी आपको नहीं पता, वो आपको करवाया ही नहीं टॉपिक के कैसे निकालना है कंट्रोल और नंबर ऑफ शेयर्स। ये छोड़ देंगे आप, ये अभी करेंगे ही नहीं आप, ये आपको उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक मैं आपको एक टॉपिक ना पढ़ा दूं, हाउ टू कैलकुलेट मर्जर गेन फॉर ईच कंपनी, या हाउ टू डिटरमाइन शेयर एक्सचेंज रेशो। तो ये वाला टॉपिक तो आपको आ नहीं सकता, ये प्योर मर्जर एक्विजिशन का है। बाकी ये अकाउंटिंग से आप अपने नॉलेज से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम फिर इसको मैं टैली कर दूंगा और डिस्कशन के साथ टैली करूंगा, ठीक है। अभी इसको फिलहाल होल्ड कर रहा हूँ, आप पे छोड़ रहा हूँ, आप घर जाके करें। नो डाउट इसका आंसर मौजूद है और आंसर में कोई मसला नहीं है, आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ, कंट्रोल वाला पॉइंट आप छोड़ दीजिएगा, वो आपको नहीं समझ आना क्या किया हुआ है उसने, क्योंकि वो पढ़ाया नहीं टॉपिक आपको अभी, ठीक है। डेट इक्विटी समझ आएगी आपको, और क्या समझ आएगा आपको, ईपीएस। चले, क्या चीज 23.53? ईपीएस नहीं, गलत है, ये रही ईपीएस यार, 2.6 से 2.7। डेट इक्विटी किसकी? सर अगर वो अमाउंट शेयर से लेता नहीं, 18.86। चलो 18.8 करना ना, मार्केट वैल्यू में एक्वायरिंग कंपनी जो है ये 567.18 नहीं है, नहीं, ये हम क्या करेंगे वो मुझे नहीं पता, बताएंगे ना यार, मैं कहता रहा हूँ बताऊंगा। क्या करेंगे, ये नहीं वो लेक्चर लेना, मैं वो मैं लेक्चर आगे पढ़ाऊंगा, मैं आके बताऊंगा, मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। ओके। आप टेंशन क्यों लेते हैं, पहले जाके खुद खपें, खपने के बाद अगली क्लास में मैं जब कराऊंगा तब आप बातें कीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ बेस में बातें बतानी हैं जो आपने इग्नोर कर दी होंगी। समझ आ रही है? तो जाएं सोल्यूशन देखें, मैं कम मना करता हूँ, सोल्यूशन देखें, लेकिन आपने सोल्यूशन देख के कोटा छोटा रट्टा नहीं लगाना, समझना कि ये ऐसे क्यों किया हुआ है। मैं वो बेसिक्स मैं बताऊंगा ना, अभी मैं नहीं कराना चाह रहा, क्योंकि फिर मैंने आपको बेस देनी है। कौन से टर्म का सवाल किया, ये विंटर 19 क्वेश्चन नंबर 2, 2 करने थे, एक किया है, अभी एक भी पूरा नहीं किया। चलो आराम आराम से हैं, नहीं नहीं आपके आने का नहीं, वो वैसे ही आपने जब मुझे कह दिया कि नहीं एक सवाल करना है, फिर वो मैं खामोश हो गया कि जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो विंटर 19 क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है, बाकी विंटर 15 का क्वेश्चन 1 नेशनल एयरलाइन, वो आपकी असाइनमेंट बन गया। अब नेक्स्ट क्लास में वो करें, करके आइएगा, ठीक है। नेशनल एयरलाइन पोर्टफोलियो थ्योरी का टेस्ट नहीं हुआ तो अगले हफ्ते वो भी है, वो जुमेरात वाले दिन होगा या बुध वाले दिन, आखिरी दिन होगा। समझ आ रही है? तो अब आपके 2-3 काम हैं, तो वीकेंड पे आपने बिल्कुल रेस्ट नहीं करना, समझे, पढ़नी बीएफडी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।